हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दुनिया में पहली बार डिजिटल दुनिया में एमरस फर्स्ट की ओर से वीएसटीसी डीएलएड यानी जिसे कहते हैं प्री वीएसटीसी या डीएलएड की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें आपको कई सारे टीचर्स विभिन्न विषयों का अध्ययन कराएंगे और जिसमें मैं अपनी ओर से इतिहास जो राजस्थान जीके का एक पार्ट आता है। इसमें कई पार्ट होते हैं जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, कला संस्कृति और हिस्ट्री। इस हिस्ट्री वाले पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से हम इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों से ये आशा करते हैं कि सभी लोग जो क्लास मेरी ओर से जो पहली क्लास बनाई जा रही है या ली जा रही है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसे अपना प्यार देंगे और लाइक और शेयर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान इतिहास। देखिए, राजस्थान के इतिहास को अगर आप कालक्रम के अनुसार देखें तो जो राजस्थान का इतिहास है वह भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास का एक भाग है। तो इतिहास को हम देखेंगे तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भाग बांटा सकता है? 3 भागों में। देखो कौन कौन से भाग हैं वो। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अगर आप इनको गहराई से देखेंगे तो आप प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और देखेंगे तो इसमें क्या है, क्या क्या मिला था। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित सामग्री नहीं मिली थी। क्या नहीं मिली थी? लिखित सामग्री नहीं मिली। और अगर दूसरे वाले भाग को देखें तो इसमें लिखित सामग्री मिली, लिखित साक्ष्य या सामग्री प्राप्त हुए। तू ये कैसे थे? अपठनीय। कैसे थे ये? अपठनीय। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित सामग्री मिली, वो मिली ही नहीं। और इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले थे वह जो साक्ष्य थे इनको क्या नहीं किया गया है, अब अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो ऐतिहासिक सामग्री है इसमें काफी सामग्री मिली है। ऐतिहासिक सामग्री तो कैसी है? पठनीय। कैसी है? पठनीय, यानी जिसको पढ़ लिया गया है। तो हम जो जिस इतिहास में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह टॉपिक होगा आपका प्रमुख सभ्यताएं। उस सभ्यताओं में से जो टॉपिक है उसमें राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, प्रमुख सभ्यताएं हैं वह इस
आद्य ऐतिहासिक काल का क्या है, भाग है। क्या? प्रमुख सभ्यताएं। प्रमुख सभ्यताओं की अगर आप बात करें तो प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो आप प्रमुख सभ्यताओं में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी के समकालीन एक सभ्यता मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समकालीन। कैसी हैं? समकालीन। समकालीन हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है हमारा एक जो कि राजस्थान में आता है, उसका नाम है कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा की सभ्यता। तो हम इस आद्य ऐतिहासिक काल में जो प्रमुख सभ्यताएं आई हैं, उन प्रमुख सभ्यताओं में भारत की एक प्रसिद्ध सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उस सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हम जो मुख्य टॉपिक होगा हमारा इस राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत, उसका नाम होगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और उन प्रमुख सभ्यताओं में जो पहली सभ्यता होगी उसका नाम होगा कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा की सभ्यता। जैसे ये आपका टॉपिक है कालीबंगा की सभ्यता। दिखाई दे रहा होगा ये। इसके बारे में पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, और सभ्यताओं में है पहली सभ्यता, महत्वपूर्ण सभ्यता, जिसका नाम है कालीबंगा की सभ्यता। इसके बारे में विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो किस प्रकार से। जैसे अब देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आप क्या पढ़ रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता। ध्यान से देखेंगे। कालीबंगा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। देखो इसके बारे में। देखो जब भी हम किसी भी सभ्यता या किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे ये कालीबंगा नाम लिख रहा है, तो जो नाम से ही क्लियर हो रहा है काली यानी, और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। क्या अर्थ होता है? चूड़ियां। अर्थात सीधा सीधा अर्थ हुआ काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां। क्या? काले रंग की चूड़ियां। अब उसके बाद जैसे ही अर्थ आता है, जब अर्थ निकल कर आ जाता है, तो उसके बाद हम उसके विस्तार की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम बढ़ेंगे कि ये कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो, या इसकी जो उत्खनन हुआ था, या इसकी जो जानकारी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा दी गई थी, और किस प्रकार इसका उत्खनन करने वाले कौन थे, कब इसका उत्खनन हुआ था, इसका समय क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं आप? कालीबंगा सभ्यता। बहुत अच्छे। देखो ध्यान से इधर। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी
इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एल पी एस सी तोरी। क्या नाम था? एलपी तैसी तोरी। सबसे पहले इन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। कोई सभ्यता के बारे में? कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? एलपी तैसी तोरी। और अगर आप एलपी तैसी तोरी, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी इसके लिए। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे एलपी तैसी तोरी। और इसकी अगर खोज के बारे में बात करें, किसके बारे में? खोज। तो इसकी जो खोज करने वाले थे, यानी इसके जो खोजकर्ता थे, जिनका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष। कोई करता है इसके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इस कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वह की थी 1952। कब की थी? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। तो आप पढ़ रहे हैं क्या? कालीबंगा सभ्यता। देखो, कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, इसका अर्थ होता है क्या? काले रंग की चूड़ियां। अर्थ क्या पढ़ा हमने इसका? काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले थे एलपी तैसी तोरी। और इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1952 ईस्वी में। यह भारत का स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया स्थल। यानी जो कालीबंगा है यह भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है ये? राजस्थान में। जो कालीबंगा सभ्यता है इसका जो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। और यह कहां पर खोजी गई थी ये कालीबंगा सभ्यता? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर खोजी गई थी? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी क्या हुई थी? खोज। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की क्या हुई? खोज। कहां पर हुई? कौन सा स्थान था? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी को ही प्राचीन काल में क्या कहते थे? सरस्वती नदी। क्या कहते थे? सरस्वती नदी। इसको ही नट नदी
मृत नदी, द्रस्वती, सरस्वती नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी एलपी तैसी तोरी ने। इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। खोज हुई थी 1952 में और यह भारत का स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया स्थल था, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। इसकी जो खोज हुई थी उस स्थान का नाम है राजस्थान। अपने राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले के पश्चिम में स्थित हनुमानगढ़ जिले में घग्गर या सरस्वती या नट नदी या मृत नदी या द्रस्वती नदी के किनारे इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। कौन सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। इसके बाद देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके बारे में हमें प्राप्त हुई हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखते हैं। देखो, आप पढ़ रहे हैं क्या? कालीबंगा। क्या पढ़ रहे हैं? कालीबंगा। अगर आपने कई चीजें पढ़ ली, खोज पढ़ ली, खोजकर्ता पढ़ लिए, जानकारी देने वाले का नाम पढ़ लिया और इसकी किस स्थान पर खोज हुई थी इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया। जब किसी सभ्यता के बारे में चर्चा होती है तो खोज के बाद उसके उत्खननकर्ताओं की क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। तो हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता में जो उत्खननकर्ता कहते हैं खुदाई करने वाले, या उन्हीं को कहते हैं उत्खनन करने वाले। तो कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता, कौन? उत्खननकर्ता थे दो व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति। एक का नाम था बाल कृष्ण पर और एक का नाम था ब्रजवासी लाल। और जो उत्खनन कार्य इन्होंने किया था, उत्खननकर्ताओं ने उत्खनन कार्य किया था, वह उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के बीच किया था। कौन सा कार्य? उत्खनन कार्य। कितने लोगों ने किया? दो लोगों ने, बाल कृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। अगर इनके बारे में शॉर्ट में बात करें तो इनको कहते हैं बी के थापर। क्या कहते हैं? बी के थापर। और इनको कहते हैं बी वी लाल। क्या कहते हैं? बी वी लाल। इन्होंने इस सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। अगर हम कालीबंगा सभ्यता के समय की बात करें, यानी इसका काल, कालीबंगा सभ्यता का काल या समय, तो आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो इसमें एक खुदाई में मिली वस्तुओं का समय निर्धारण करने के लिए एक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, या जिसे शॉर्ट में कहते हैं C14 पद्धति। क्या नाम है उसका? कार्बन डेटिंग पद्धति। सी को कहते हैं C14 पद्धति। काल निर्धारण किस पद्धति के आधार पर? कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर।
शॉर्ट में कहते हैं C14 पद्धति। इसकी जो खोजकर्ता थे उनका नाम था लिब्बी। कार्बन डेटिंग पद्धति की जो खोज की थी वो किसने की थी? लिब्बी ने। किसने की थी? लिब्बी ने। इस कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो कालीबंगा का जो समय है या जो काल है वह है, इसका जो समय वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। किसका समय है ये? कालीबंगा सभ्यता का। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में आप पढ़ चुके हैं मतलब इसकी खोज के बारे में, इसकी खोजकर्ता के बारे में, इसकी जानकारी देने वाले के बारे में। और आप आगे पढ़ रहे हैं आप इनके उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता में हमने दो व्यक्तियों के नाम पढ़े। एक है बालकृष्ण थापर, जिनको शॉर्ट में कहते हैं VK थापर। दूसरे हैं ब्रजवासी लाल और इनको शॉर्ट में कहते हैं VV लाल। और इन्होंने जो उत्खनन कार्य किया था वह किया था 1961 से 1969 के बीच। उसके बाद हमने कालीबंगा के समय के बारे में चर्चा की। समय में हमने पढ़ा एक पद्धति है इतिहास में जिसके आधार पर वस्तुओं के काल क्रम का निर्धारण किया जाता है। उस पद्धति का नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं C14 पद्धति। और इसके खोजकर्ता थे लिब्बी। कौन थे? लिब्बी। और इस पद्धति के आधार पर इस कालीबंगा सभ्यता का जो समय निर्धारण किया गया है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और इसके बारे में और जानकारी करते हैं विस्तार से कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जैसे एक व्यक्ति हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को इसको तीसरी राजधानी, कौन सी? तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है इसे? तीसरी राजधानी। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। किसको कहा है? कालीबंगा को। किसको कहा है? कालीबंगा को। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनकर अभी RPSC द्वारा आयोजित की गई फर्स्ट ग्रेड परीक्षा जो अभी सितंबर माह में आयोजित की गई थी, उसके आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता के मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रश्न पूछा था इसके स्तरों के बारे में। स्तर तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया है वो 5 स्तरों पर। कितने स्तरों पर किया गया है? 5 स्तरों पर। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था? तो वो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता। यानी कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर कालीबंगा सभ्यता का क्या किया गया है? उत्खनन कार्य। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर इसका क्या किया? उत्खनन कार्य किया गया है। उन 5 स्तरों को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। 5 स्तरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक इसका प्रथम स्तर, और द्वितीय।
स्तरों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम में इसमें एक पहला और दूसरा, इसमें दो भागों को शामिल किया गया है, और इसमें तीसरा, चौथा और तीसरा, चौथा और पांचवा भाग इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस प्रथम स्तर में जो दो भाग आते हैं उनको कहते हैं प्राक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन, और इसको कहते हैं हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन जो दो स्तर हैं, इनका जो समय है, प्राक हड़प्पा कालीन का जो समय है, इसका समय है 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले। हड़प्पा कालीन में कौन सा समय आता है, 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले, और हड़प्पा कालीन में आता है 2350 ईसा पूर्व। कौन सा समय आता है, 2350 ईसा पूर्व। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तरों पर किया गया है, 5 स्तरों पर, और इसमें प्रथम भाग में कितने स्तर शामिल किए गए हैं, 2, पहला और दूसरा। द्वितीय भाग में कितने स्तर शामिल किए गए हैं, 3, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रथम 2 स्तरों को माना जाता है प्राक हड़प्पा कालीन, और जो दूसरे स्तर हैं, द्वितीय स्तर में जो तीसरा, चौथा, पांचवा स्तर है, उनको कहा जाता है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन का समय माना गया है 2350 ईसा पूर्व, और प्राक हड़प्पा कालीन का समय माना गया है 2400 ईसा पूर्व या इससे पहले का समय। इससे आगे और देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में और अत्यधिक जानकारी, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, विशेषताओं। विशेषताएं, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। देखो क्या विशेषताएं हैं इस कालीबंगा सभ्यता की। पहली, नंबर 1, यहां पर समकोण पर काटती हुई सड़कें प्राप्त हुई हैं। क्या, समकोण पर काटती हुई क्या हुई हैं, सड़कें प्राप्त हुई हैं। देखो किस प्रकार, इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। और सड़कों के दोनों किनारों पर क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, घर। घर इस प्रकार से बने हुए हैं। इस प्रकार से क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। और दोनों किनारों पर क्या बने हुए हैं, चबूतरे। क्या बने हुए हैं, चबूतरे। चबूतरों पर दुकानों के प्रमाण मिले हैं। क्या के प्रमाण मिले हैं, दुकानों पर। सड़कें किस पर काटती बताई गई हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें इसमें बताई गई हैं। कौन सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती बताई हैं, और घर भी दोनों किनारों पर बने हैं। और इनकी जो जिस पद्धति के आधार पर जो घर बने हुए थे, उस पद्धति को हम ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति, ग्रिड
या इसे ही चैम्सफोर्ड, कौन सी? चैम्सफोर्ड। या इसे ही जाल पद्धति, कौन सी पद्धति? जाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर काटती थी। और सड़कों के दोनों किनारों पर क्या बने हुए थे? घर बने हुए थे। और क्या बने हुए थे? चबूतरे बने हुए थे। चबूतरों पर किसके प्रमाण मिले हैं? दुकानों के प्रमाण मिले हैं। घर जिस पद्धति से बने हुए थे उस पद्धति को किस पद्धति के नाम जाता है? ग्रिड पद्धति के नाम से, चैम्सफोर्ड पद्धति के नाम से, या जाल पद्धति के नाम से। इसका एक और नाम भी है जिसको ऑक्सफोर्ड, कौन सी? ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो ये विशेषता है इसकी। और जो अगली विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो नालियां हैं, क्या है? नालियां। तो मुख्य नालियां थी। कौन सी नालियां? मुख्य नालियां। मुख्य नालियां हैं वो पक्की ईंटों की बनी थी। किसकी बनी थी? पक्की ईंटों की। तो कि ढकी हुई थी। कैसी थी? ढकी हुई थी। नालियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आप। शहर के घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। नालियां, जो मुख्य नालियां थी वह पक्की ईंटों की बनी हुई थी और ढकी हुई थी। लेकिन जो घर की नालियां थी, कौन सी नालियां? घर की नालियां, वह काठ यानी लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। लकड़ी की बनी हुई नालियों के प्रमाण केवल कालीबंगा से मिले हैं। आप पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता में नालियों के बारे में। नालियों में हमने चर्चा की कि मुख्य नालियां होती थी, घरों की नालियां होती थी। मुख्य नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी जो कि ढकी हुई थी। घर की नालियां लकड़ी की बनी हुई थी। और ये जो लकड़ी की नालियां मिली हैं, विश्व में से केवल कालीबंगा ही एक ऐसा प्राचीन स्थल है जहां से लकड़ी की नाली के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। मुख्य नालियां पक्की ईंटों की होती थी, घर की नालियां लकड़ी की बनी हुई थी होती थी, या ये काठ की बनी हुई होती थी। किसकी? काठ की। इस प्रकार से विश्व में केवल कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां से लकड़ी की बनी हुई नालियों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। और आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता को तीन हीन, कौन सी? तीन हीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? दीनहीन सभ्यता। क्योंकि यहां अधिकांश बस्तियां, अधिकांश बस्तियां कच्ची ईंटों की हैं। किसकी हैं? कच्ची ईंटों की।
एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता में ये देख सकते हैं आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में कि ये कच्ची ईंटों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ये कच्ची ईंटों के बारे में क्या की चर्चा की गई है। इस प्रकार से जो बस्तियां मिली हैं वो किसकी हैं, कच्ची ईंटों की हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकांश बस्तियां मिली कच्ची ईंटों की, इसीलिए इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। से हमने समझा चित्र के माध्यम से कि कालीबंगा में अधिकांश बस्तियां जो कच्ची ईंटों की थी, इसीलिए इसे दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके बारे में देखो कि इस कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता, कौन सी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि यहां से नगरों के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, नगरों के प्रमाण। नगरों के प्रमाणों के आधार पर इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन, कौन सी, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कोई सभ्यता पढ़ रहे हैं आप, कालीबंगा सभ्यता, जिसको दीनहीन सभ्यता कहा जाता है या निर्धन सभ्यता कहा जाता है या गरीब बस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बस्तियाँ कच्ची ईंटों की बनी हैं, जिसको हमने चित्र के माध्यम से देखा। और इसको नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नगरों के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यहाँ से विभिन्न वस्तुएं, अधिकांश वस्तुएं यहाँ से कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को। आप कालीबंगा सभ्यता के बारे में शुरुआत से क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में क्या की जा रही है, यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और देखो इसकी कुछ और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देखो, यहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण। भूकंप के प्रमाण मिले क्योंकि यहां पर जो घर प्राप्त हुए हैं, जो घर मिले हैं, उन घरों में क्या है, दरारें क्या पाई गई हैं, दरारें पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं, दरारें। तो इन दरारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या आते थे, भूकंप आते थे, और भूकंप की वजह से यह सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो विश्व में केवल यहीं से, विश्व में एकमात्र स्थान, कहां से, किसके प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। इसकी जानकारी हमें घरों में पाई गई दरारों से मिलती है कि यहाँ पर क्या आते थे, भूकंप आते थे, भूकंप के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कहां से, कालीबंगा सभ्यता थे। और देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो केवल विश्व में इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, यहाँ दोहरे जुते हुए, दोहरे जुते हुए के प्रमाण मिले हैं। यानी एक खेत को दो बार जोते जाने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। यानी यह भी विश्व में केवल यहीं से, तो तीन बातें पढ़ ली आपने। विश्व में केवल राजस्थान की एकमात्र, यानी भारत की एकमात्र सभ्यता
जिसके जिसके यहाँ से विश्व में जो घटित होने वाली घटना है वो यहीं से प्राप्त हुई है। पहली बात पड़ी लकड़ी की नालियों के प्रमाण, दूसरी बात पड़ी भूकंप के प्रमाण, तीसरी बात पड़ी दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण। यानी एक खेत को 2 बार जोते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता में। इससे ये अनुमान लगाया है पुरातत्ववेताओं ने कि हाँ एक साथ फसलें, कितनी फसलें की जाती थी? 2 फसलें की जाती थी, 2 फसलें की जाती थी। कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता में। और उन 2 फसलों में एक तो आता है गेहूं और एक है जौ। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग एक साथ दोहरे जुते हुए खेत में 2 फसलों की पैदावार करते थे, गेहूं और जौ की। और खेत जोतने के लिए लकड़ी के हलों का, इसके लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। का लकड़ी के हलों का। भूकंप के प्रमाण मिले क्योंकि घरों में दरारें पाई गई हैं। दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण मिले जो कि विश्व में केवल यहीं से मिले हैं। खेत जोतने के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। और एक साथ यहाँ के लोग 2 फसलें करते थे। उन फसलों में महत्वपूर्ण फसल गेहूं और जौ, इन दोनों फसलों की पैदावार ये कालीबंगा के लोग एक साथ करते थे। और देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में अन्य जानकारियां। कालीबंगा सभ्यता से मृतकों की समाधि के प्रमाण मिले हैं। मृतकों की समाधि के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। क्योंकि यहां पर क्या पाए गए हैं? कंकाल, कंकाल पाए गए हैं। उस कंकाल के माध्यम से यह अंदाजा लगाया है कि पुरातत्ववेताओं ने कि यहाँ के लोग यानी व्यक्ति के मरने के बाद उनको जमीन में दफनाते थे। कंकाल के माध्यम से हम ये जानकारी कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कंकाल है, मानवीय कंकाल। इसके आधार पर ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यक्तियों को दफनाते थे। और समाधि 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से मृतकों को दफनाया जाता था। जैसे एक जमीन में जैसे गहरा गड्ढा खोदा इस प्रकार से और इसमें कंकाल को इस प्रकार से रख देते थे। और दूसरा जो प्रकार है वह भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसको कंकाल को समेट कर रख देते थे, उसकी हड्डियों को समेट कर रखते थे। और तीसरा था पूर्ण अंतिम संस्कार, जिसमें पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए उसके बाद दफनाते थे। और यहाँ पर एक समाधियों में महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों की ये मान्यता थी कि मरने के बाद भी व्यक्ति वस्तुओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसलिए वह डेली यूज की वस्तुएं भी उनके साथ क्या करते? दफनाते थे। जिसको हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र भी कंकाल के साथ दफनाया गया है। इस आधार पर कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में मृतकों को 3 प्रकार से दफनाया जाता था। और व्यक्तियों के साथ अन्य डेली मतलब प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का भी वो उनके साथ दफनाते थे। ऐसी उनकी क्या थी? मान्यता थी। तो ये उनकी क्या थी? समाधि के बारे में जानकारी थी। तो समाधि के बारे में चर्चा की। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड। 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं।
से अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ के लोग हवन हवन प्रक्रिया में क्या करते थे, विश्वास करते थे, और बलि प्रथा में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। क्योंकि कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे 7 अग्निकुंड की जानकारी प्राप्त होती है? वो कौन सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निकुंडों की क्या प्राप्त हुई है? जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर कालीबंगा सभ्यता में और बात करें तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य, जैसे आपने एक निशान देखा होगा, ये निशान आप सब जानते होंगे, इसको कहते हैं अपनी भाषा में कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसे ताई भाषा में स्वास्तिक, क्या कहते हैं? स्वास्तिक। स्वास्तिक के नाम से जाना जाते हैं। स्वास्तिक के निशान की जानकारी भी, स्वास्तिक के निशान की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से क्या हुई है? प्राप्त हुई है। यानी यह निशान के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो मृतकों की समाधि के प्रमाण मिले हैं, 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, और स्वास्तिक का क्या हुआ है? चिन्ह प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखो और क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 2। उन सिक्कों पर एक सिक्के पर कुमारी देवी का चित्र है, और दूसरे पे व्याघ्र यानी चीता, इसका क्या है? चित्र है। क्या मिले हैं? सिक्के। कितने सिक्के? 2। और सिक्कों के आधार पर देखा जाए तो एक सिक्के पर है कुमारी देवी का चित्र, और दूसरे पे है व्याघ्र का यानी चीता का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। इस कुमारी देवी के चित्र के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यह जो सभ्यता थी वो है मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। यानी कालीबंगा सभ्यता को कौन सभ्यता कहा जाता है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिक्के पर कुमारी देवी का क्या मिला है? चित्र मिला है, और दूसरे पर क्या मिला है? व्याघ्र या चीते का चित्र मिला है। तो कुमारी देवी के चित्र के आधार पर इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। इसके अलावा और देखिए यहाँ से और क्या जानकारी प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ चूल्हे क्या प्राप्त हुए? तंदूर या चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और वो भी कैसे मिले हैं? सामूहिक। इस आधार पर यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ सभी लोग मिलजुल कर क्या करते थे? रहते थे, और यहाँ इन तंदूर या चूल्हे सामूहिक रूप से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ के लोगों के मेलजोल के साथ रहने का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप क्या कर रहे हैं? जानकारी कर रहे हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित एक कालीबंगा संग्रहालय, क्या? कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय की क्या की गई है? स्थापना। और जो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है वह की गई है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ की गई है? हनुमानगढ़ जिले में। और कब की गई है? 1985 और 1986। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में
राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले में की गई है, जिसको एक चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ये है कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय है और इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं दर्शाई गई हैं। ये विभिन्न प्रकार के मोहरे हैं, सिक्के हैं, इस प्रकार से इनको बताया गया है। ये किस में है? कालीबंगा संग्रहालय में। इसके अलावा और आप देख सकते हैं कि कालीबंगा संग्रहालय में और क्या क्या बताया गया है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के औजारों के प्रमाण, ये कुल्हाड़ियों के प्रमाण, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रमाण जो कि कालीबंगा संग्रहालय में स्थित हैं। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? जानकारी कर सकते हैं कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर स्थित किया गया है? हनुमानगढ़ जिले में। कब इसकी स्थापना की गई है? 1985 और 86 में। किसकी? कालीबंगा संग्रहालय की। इससे हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी की कल चर्चा करेंगे। ओके।